Hello students. So today I'll start with the new topic joint products and byproducts. ये अभी मैं इसका पार्ट 1 बना रहा हूँ. So जो आज का टॉपिक है, this topic is very important for 15 marks theory as well as 15 marks practical. So I'll try to explain the all the theoretical part as well as some of the practical part in the part 1 of the joint products and byproducts. So let's start. So the first part of the my presentation, what is the meaning of joint products? That joint products represents two or more products of almost equal importance which are produced in the natural proportions. यहाँ पर वर्ड लिखा है natural proportions simultaneously from the same raw material. सबसे पहली कंडीशन है कि what is the meaning of joint products? कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो उसके लिए सेम रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और सेम प्रोसेस यूज हो रहा है, सो दैट इज नोन एज जॉइंट प्रोडक्ट. ठीक है. दीज प्रोडक्ट्स मे बी सेलेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. ये फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, मैं आपको सिर्फ इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और मैं कुछ ऐसे टी शर्ट बनाई कि जिसके ऊपर आगे फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है. जैसे ही टी शर्ट बनी मैंने उसको सेल कर दिया. ठीक है. आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसी टी शर्ट बनाई जिसके ऊपर हमने फर्दर प्रोसेसिंग की. फॉर एग्जांपल एम्ब्रॉयडरी करवाई, ठीक है, या कुछ और डिजाइनिंग पार्ट करवाया. तो डिजाइनिंग पार्ट करवाने को हम कहते हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, या उसकी और लुक बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू को और इंक्रीज करने के लिए, दैट इज नोन एज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. तो फीचर क्या है जॉइंट प्रोडक्ट्स के? दैट फर्स्ट फीचर इज जॉइंट प्रोडक्ट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंस. वर्ड है कि जो जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं ये सारे इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं. इन अदर वर्ड्स, नो सिंगल वन ऑफ देम कैन बी रिगार्डेड एज द मेन प्रोडक्ट. और जो भी जितने भी आप प्रोडक्ट बनाओगे आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि ये मेन प्रोडक्ट है. फिर आगे सेकंड, दीज आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम मटेरियल एंड दीज आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोसेस. एक हम एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल है जैसे ऑयल रिफाइनरिंग का इंडस्ट्री है, उसमें हमने क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं ऑयल रिफाइनिंग से? गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, कोलता, कैरोसिन एटसेट्रा. ठीक है. तो ये सारे के सारे मेन प्रोडक्ट हैं. ठीक है. ठीक है, सारे ही जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जॉइंट प्रोडक्ट का मीनिंग किया है. अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, मैं इसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट प्रोडक्ट. ठीक है. तो ध्यान से समझना. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल लेते हैं, कॉमन रॉ मटेरियल लिया, जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बनाने हैं, फिर उसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करते हैं. प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब होता है वेजेस एंड ओवरहेड्स जो कॉमन होते हैं. अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करके जो कॉस्ट बनती है दैट इज नोन है जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट. की मतलब जो रॉ मटेरियल जो कॉमन हमने लगाया, ठीक है, ये वाला रॉ मटेरियल जो लगाया और ये वाली जो प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या बन जाती है? जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट. जब ये दोनों कॉस्ट ऐड हो जाएंगी तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स इससे निकलेंगे हम उनको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट. ठीक है. जॉइंट प्रोडक्ट एक्स निकला, जॉइंट प्रोडक्ट वाई निकला, जॉइंट प्रोडक्ट जेड निकला. सो दैट इज नोन है जॉइंट प्रोडक्ट. सो डायग्राम से क्लियर है. ये थ्योरेटिकली आप इसको 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए प्रेजेंट भी कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ. अब इसका मीनिंग हमने डिटेल में करना है. अभी मैंने आपको जॉइंट प्रोडक्ट का मीनिंग बताया, अब हम करेंगे जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट का मतलब क्या है. ठीक है. तो इसको ध्यान से समझना. सो मीनिंग ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंट कॉस्ट. सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब होता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. तो जो मैंने पहली स्लाइड में था कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, अब और जॉइंट कॉस्ट का मतलब क्या है, दोनों एक्सप्लेन अभी करूंगा. पहला पॉइंट जॉइंट कॉस्ट. जॉइंट कॉस्ट का मतलब क्या है? इट रेफर टू द टोटल कॉस्ट incurred up to the split off point. अब ये नहीं पता, जो मैंने येलो में लिखा है वो अगली स्लाइड में आएगा आपके पास. up to the split off point. split off point का मतलब हम करेंगे डिटेल में. when the products get separated, since these costs cannot directly be allocated to individual products produced, there arise a problem. अब ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. जैसे हमने कहा कि कॉमन रॉ मटेरियल लगाया, कॉमन प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया? ज्वाइंट कॉस्ट बन गई. तो उसको हमने कैसे करना है? सो दैट इज नोन एज ज्वाइंट कॉस्ट. हाउ टू अपोर्शन द ज्वाइंट कॉस्ट इन द वेरियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस. तो उसका फॉर्मूला, पहले ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉमन रॉ मटेरियल कॉस्ट, कॉमन प्रोसेसिंग कॉस्ट. ये प्रॉब्लम है. कौन सी प्रॉब्लम है? ये वाली. इस प्रॉब्लम को कैसे देखना है उसके लिए मेथड्स बने हुए हैं. ठीक है. नाउ द सेकंड पार्ट इज सब्सिक्वेंट कॉस्ट. इट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट. देखो यहां पर पॉइंट क्या है
ज्वाइंट कॉस्ट होती है अप टू दी स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होती है आफ्टर दी स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां से आप प्रोडक्ट को स्प्लिट कर देते हो उसके बाद अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहते हो, सो दैट इज नोन एज सब्सिक्वेंट कॉस्ट। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्सिक्वेंट मटेरियल कॉस्ट, कॉमन के अलावा अगर आपने कुछ और मटेरियल ऐड किया, कॉमन प्रोसेसिंग कॉस्ट के अलावा अगर आपने कुछ और प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड की, या फिर एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को ऐड किया, दैट इज नोन एज सब्सिक्वेंट कॉस्ट। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू एक बार एक्सप्लेन करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम है इसकी, तो इसको ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, अब देखो यहाँ पर पहले रॉ मटेरियल लगाया, ये पहली जो सेकंड स्लाइड में था वो सेम है, अब ध्यान से समझना इसको। तो मैंने दोनों को ऐड किया तो ये ज्वाइंट कॉस्ट आ गई, और इनके इसके बाद ये आपकी ज्वाइंट प्रोडक्ट आ गई, ये यहाँ तक हमने किया था। अब इसको मैं आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूँ। अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, जो मैंने अभी लाइन लगाई है ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन देखें तो ये लाइन कहती है स्प्लिट ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट पे प्रोडक्ट को स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट लगाने के बाद प्रोडक्ट को स्प्लिट कर दिया गया, तो इसको हम कहते हैं सेल वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर मुझे चाहिए कि ये प्रोडक्ट बनी, एक टी शर्ट बन गई फॉर एग्जांपल, 3 टी शर्ट बनाई, तीनों प्रोडक्ट के ऊपर मैंने डिजाइनिंग करवानी है, तो डिजाइनिंग करवाने के लिए वो कॉमन मटेरियल तो नहीं है, इसके ऊपर अलग तरह की डिजाइन होना है, इसके ऊपर अलग तरह का होना है, इसके ऊपर अलग तरह का डिजाइन होना है। तो अगर मैं इसके ऊपर कुछ और कॉस्ट को ऐड करता हूं, ये मैंने डायग्राम बनाई है, सो दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करने के बाद तो ये वाली स्टेज आ गई, तो अब फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो अगर ये फाइनल प्रोडक्ट बना, इस टाइम पे आप अगर प्रोडक्ट को बेचते हो, दैट इज नोन एज सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये आ गया सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये आ गया सेल वैल्यू एट आफ्टर दी फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये भी डायग्राम आपने बहुत अच्छे से समझना है, इसको भी नोट डाउन करना है। अब आता है कि मेथड क्या है। मैंने बताया था कि ज्वाइंट प्रोसेस कॉस्ट को एलोकेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है, तो इसको एलोकेट करने के लिए काफी मेथड है। तो पहला मेथड है फिजिकल यूनिट मेथड, सेकंड है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, थर्ड है सर्वे मेथड ऑब्लिक पॉइंट वैल्यू मेथड, फोर्थ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, देन है मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड, देन है नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड। अब ये वाले जो 4 मेथड है ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये आपके 4 मेथड 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये 5 मार्क्स के लिए। बट थ्योरी में अगर क्वेश्चन बनता है ये 15 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बनता है, और ये मेथड्स ही पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के लिए, ठीक है, थ्योरी के लिए। अब मैं हर एक मेथड को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसकी एक एग्जांपल भी मैंने लिखी है साथ में, और इसका फिजिकल यूनिट का मतलब क्या है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हर एक मेथड का। तो सबसे पहले फिजिकल यूनिट मेथड। तो फिजिकल यूनिट में बेसिकली है क्या, लिखा हुआ है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। इसका बेस क्या है फिजिकल यूनिट में, ज्वाइंट प्रोसेस कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल वॉल्यूम, मतलब जितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जहां से आप ज्वाइंट कॉस्ट लगाने के बाद जब प्रोडक्ट को स्प्लिट करते हो तो वहां तक कि जितने फिजिकल वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डिवाइड कर देना है। तो अगर कोई प्रोसेसिंग लॉस है उसको भी आपने किस रेशियो में बांटना है, सेम बेसिस पे। तो सेकंड पॉइंट है सूटेबिलिटी। ये मेथड लगता कब है, दिस मेथड इज सूटेबल वेयर द फिजिकल यूनिट्स ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट्स आर सेम। अगर 3 प्रोडक्ट्स आपने बनाए, अगर एक के यूनिट्स केजीज में है, एक के मीटर्स में है, तो वहां पर ये फिजिकल यूनिट मेथड अप्लाई नहीं होगा। अगर सभी के यूनिट सेम है तो आप फिजिकल यूनिट मेथड को अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग 10,000 टन्स ऑफ कोल एट द रेट ऑफ ₹30 पर टन इनटू अ कॉमन प्रोसेस। इतने टन बनाए, उससे क्या क्या इतने टन मतलब लगाए, और ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट निकल के आई है। कोक निकल के आया 7,000 टन, टार, सल्फेट एंड बेंजोल ये 96 टन का है। अब इसका मतलब इसका अगर आप टोटल करोगे 7,000, 9,400, 9,504 एंड 9,600, तो ये तो लगाया 10,000 था। इसका मतलब 400 यूनिट्स का आपका लॉस हो रहा है, 400 टन का आपका लॉस हो रहा है। तो इस लॉस की वैल्यू को कैसे मेजर करना है देखना ध्यान से। स्टेटमेंट शोइंग द अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट लिख दिए, उनकी आउटपुट लिख दी, लॉस आ गया, इस लॉस को आपने इसी रेशियो में डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस लॉस को आपने इस रेशियो में डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया, टोटल आपका वेट, इसका मतलब क्या था, दोनों को ऐड करके ये टोटल वेट था, ठीक है। इस वेट की रेशियो बना के आपने ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी, टोटल 3 लाख, 10,000 इंटू 30, तो उसको आपने डिवाइड कर देना है इस रेशियो में। दैट इज फिजिकल यूनिट मेथड। फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। अब ये कब लगेगा, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट पहले देखते हैं। ज्वाइंट प्रोसेस कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है एवरेज यूनिट में, कि द वेरियस प्रोडक्ट बाय यूजिंग एन एवरेज यूनिट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। एवरेज कैसे निकालते हो, जितने यूनिट प्रोड्यूस किए, जितने 5 प्रोडक्ट बने, कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, डिवाइड करके जो चीज आएगी दैट इज नोन एज एवरेज यूनिट कॉस्ट। तो ये इसकी सूटेबिलिटी क्या है, दिस मेथड इज सुटेबल वेयर फिजिकल यूनिट्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स आर सेम। ये भी वहां पर अप्लाई होगा अगर यूनिट सेम होंगे, ठीक है। तो अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोडक्ट ए बी सी, 3 प्रोडक्ट बनाए हैं एवरेज यूनिट के अकॉर्डिंग। अगर कॉस्ट 1,20,000 है और ए के 2000 यूनिट 800 और 1200, देखो ये यूनिट सेम है, मेजरमेंट सेम है। अब इसका पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लो, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट 4000, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई 30। अब आगे टेबल एलोकेट कैसे करना है, प्रोडक्ट लिखा, आउटपुट लिखी 2000, 800, 1200, एवरेज कॉस्ट कितनी है 30, मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गया 120। और आप चेक कर लो ये 120 ही था, ठीक है, ये 120 था। तो 120 को हमने एलोकेट कर दिया 60, 24, 36। दिस इज सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड सर्वे मेथड ऑब्लिक पॉइंट वैल्यू मेथड। दिस इज टोटली थ्योरेटिकल मेथड, बट फिर भी हम इसको एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, इसमें लिखा है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट और अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट वैल्यू, परसेंटेज असाइन टू द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। अगर मेरी फैक्ट्री में 4 प्रोडक्ट बन रही हैं, चारों की इंपॉर्टेंस अलग अलग होगी, तो उनको पॉइंट असाइन किए जाते हैं या उनको परसेंटेज असाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट बना कि वो 20% ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर देन 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो पॉइंट वैल्यू होगी उसी के बेसिस के ऊपर आपने टोटल ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है पॉइंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो कैसे करना है, ये क्वेश्चन है। 2 प्रोडक्ट बने, ज्वाइंट प्रोडक्ट बनाए, 3 प्रोडक्ट बने ए बी सी, ज्वाइंट वही सेम, देखो लास्ट वाली एग्जांपल है। और बस उन्होंने ये कहा कि ए को 2 पॉइंट दिए, बी को 10 पॉइंट दिए, सी को 2.5 पॉइंट दिए। इसका मतलब जिसको पॉइंट ज्यादा है वो वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। अब एलोकेट कैसे करना है, आउटपुट लिखी, पॉइंट लिखे, पॉइंट के अकॉर्डिंग उनकी मल्टीप्लाई कर देना है। 2000 इंटू दिस, 800 इंटू दिस, 1200 इंटू दिस, तो मल्टीप्लाई करके ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी रेशो में आपने टोटल 1,20,000 को एलोकेट करना है। अब आप चेक भी कर लो, ये 1,20,000 को एलोकेट किया। ये 3 मेथड आपको क्लियर है। सबसे पहले हमने किया फिजिकल यूनिट, एवरेज एंड देन सर्वे वाला। अब नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड आप सभी ने पढ़ा है सीवीपी में। सीवीपी में हम क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पर 2 पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बेसिस क्या है, इसमें 2 तरीके की कॉस्ट आएगी। एक तो वेरिएबल होगी, जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट होगी, उसको आपने डिवाइड करना है फिजिकल वॉल्यूम की रेशियो में। ये याद रखना पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट को। अगर फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आता था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके जो चीज आएगी दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। 2 प्रोडक्ट हैं, ए एंड बी 2 प्रोडक्ट हैं, और लिखा हुआ है सेल्स के यूनिट्स इतने हैं, सेलिंग प्राइस इतनी है, बी के यूनिट्स इतने हैं, उसकी सेलिंग प्राइस इतनी है, और वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है। तो वेरिएबल को किस रेशियो में डिवाइड करना था, वॉल्यूम की रेशियो में, क्वांटिटी की, फिक्स को कंट्रीब्यूशन की। तो इसका टेबल देखो, पहले आउटपुट लिखा, सेल निकाल ली। सेल कैसे आई, अगर मैं 200 को उसकी सेलिंग प्राइस 120 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, तो यहां पर ये वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई किया तो वेरिएबल कॉस्ट को इस रेशियो में डिवाइड करना है, इसके यूनिट्स की रेशियो में वेरिएबल कॉस्ट को। दिस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, तो फिक्स कॉस्ट आ गई। तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन की रेशियो में, ठीक है। तो फिर दोनों की ज्वाइंट कॉस्ट हमने प्लस कर दी, 8,000 प्लस 12,000, 20,000। तो ये ज्वाइंट कॉस्ट आ गई दोनों प्रोडक्ट की। क्लियर। तो ये 4 मेथड थे टोटली थ्योरेटिकल। अब जो नेक्स्ट मेथड मैं करवाने वाला हूं वो सारे ही प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, और उनमें से लास्ट वाला मेथड है रिवर्स कॉस्ट मेथड, जो प्रैक्टिकली पूछा जाता है, जिसके मैं सेकंड जो इसका पार्ट बनाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट, मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। अब सेपरेशन पॉइंट में ऑलरेडी कर चुका था, आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन पॉइंट, कि हमने ज्वाइंट कॉस्ट को सेपरेशन पॉइंट पे डिवाइड करना है। अब इसकी एग्जांपल को ध्यान से समझना है, इसकी एग्जांपल के बेस के ऊपर ही अगले सारे क्वेश्चन है, मतलब अगले जो मेथड है उनमें यही एग्जांपल को यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ अपोर्शन में ज्वाइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड इन द रेशियो मार्केट वैल्यू ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एट द सेपरेशन पॉइंट, ठीक है। मार्केट वैल्यू
मार्केट वैल्यू ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट्स एट द सेपरेशन पॉइंट। ठीक है, ये मेथड लगता कब है? दिस मेथड इज सुटेबल वेयर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन पॉइंट आर इंकर्ड डिसप्रपोर्शनेटली, और इसका मतलब क्या है? वेयर ऑल द जॉइंट प्रोडक्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब ये मेथड तब लगेगा जब ये जरूरी ना हो कि हमने जो प्रोडक्ट्स बनाई हैं उनको आगे फर्दर प्रोसेसिंग पे भेजना ही भेजना है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, वो भेजी भी जा सकती है नहीं भी, बट ये कोई कंडीशन लगी नहीं होनी चाहिए कि उसको हमने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजना है। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ये मैंने तुलसियान की बुक ली है और जवाहरलाल की बुक में से कुछ एग्जांपल एंड थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया है, और जो मेरी अपनी बुक है वीके वाली बुक में से, उसमें से भी कुछ एग्जांपल को मैंने कवर किया। सो पहली है टी लिमिटेड ऑपरेट्स PQR 4 प्रोडक्ट्स बना रही है, उन्होंने रॉ मटेरियल यूज किया ये वाला, और इनिशियल प्रोसेसिंग वेजेस एंड ओवरहेड को ये यूज किया। ये आप चेक करो, ये इनिशियल है, दिस इज कॉमन रॉ मटेरियल, दिस इज कॉमन प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, और ये टेबल दिया हुआ है कि आउटपुट सेलिंग एंड एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट बताइए। आउटपुट सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर आप स्प्लिट ऑफ पे बेच देते हो तो 40 रुपए में बिकेगा, अगर आप उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करके फिर बेचते हो तो वो 70 रुपीज में बिकेगा। तो एडिशनल कॉस्ट कितनी लगेगी? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तब 70 रुपए में बिकेगा। फिर आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट शोइंग द अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस एट द स्प्लिट सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिटेबिलिटी इफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बेटा ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया था। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिटेबिलिटी इफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि सबसे पहला पॉइंट है जॉइंट कॉस्ट कितनी है। तो ध्यान से समझो कितनी है जॉइंट कॉस्ट, समझ में आया कहां पर है जॉइंट कॉस्ट? मैं ये रही जॉइंट कॉस्ट, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये जॉइंट कॉस्ट आ जाती है टोटल 2,50,000, 2,50,000, 5 लाख। ठीक है, ये जॉइंट कॉस्ट है। अब इसकी हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट पूछा गया था प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पूछा था इसी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आपने प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिटेबिलिटी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। पहले पूछा कि जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करो, फिर कहता है प्रॉफिटेबिलिटी निकालो। अब टेबल समझो, पहले प्रोडक्ट दिए हुए थे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, उनकी सेलिंग प्राइस थी स्प्लिट ऑफ वाली, देख लो 40, 30, 20, मतलब बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग से पहले, तो ये वैल्यू आ गई। तो जॉइंट कॉस्ट थी 5 लाख, चेक करो जॉइंट कॉस्ट 5 लाख थी ना वहां पर। तो जॉइंट कॉस्ट को इस रेशो में डिवाइड करना है, इस रेशो में डिवाइड करके और सेल माइनस जॉइंट कॉस्ट, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये पहले पॉइंट का आंसर है ये वाला, दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, ये बी का आंसर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, बट कॉस्ट को तो ज्वाइंट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेचना है, मतलब आपने एलोकेट करना है, बट आपने फर्दर प्रोसेसिंग के बाद करना है। तो आपने पहले यूनिट लिखा है और फर्दर प्रोसेसिंग की सेलिंग प्राइस कितनी थी वो उसके साथ मल्टीप्लाई किया, ज्वाइंट कॉस्ट को वही एलोकेट किया। देखो ज्वाइंट कॉस्ट वही है जो हमने पहले ली थी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई थी, दिस माइनस 7 लाख माइनस दिस इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है अगर फर्दर प्रोसेसिंग करके बेच रहे हैं 3,50,000, और यहाँ पर कितना हो रहा है पहले अगर बिना फर्दर प्रोसेसिंग के बेचते हैं तो देखते हैं कितना होता था 3 लाख। तो बेटर क्या है कि हमें फर्दर प्रोसेसिंग कर लेनी चाहिए और हमें उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचना चाहिए क्योंकि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये आप कंपैरिजन के लिए भी यूज कर सकते हो। अब आ गया नेक्स्ट मेथड, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड, मतलब कि जो हमने ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है वो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग एलोकेट करना है। एग्जाम्पल वही है जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में करवाई थी, पीछे मेथड में करवाई थी। तो इसके पहले बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट देख देते हैं। ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली के अकॉर्डिंग एलोकेट करना है। सुटेबिलिटी, ये तब मेथड लगेगा अगर व्हेन ऑल द ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, कि अगर सारी प्रोडक्ट्स आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएंगी तो ये मेथड लगाना है। ठीक है, एंड इंकर्ड प्रोपोर्शनली वेयर ऑल द ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, वही मैंने पॉइंट दोबारा से लिख दिया है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, आप चेक कर लो, सेम क्वेश्चन है, बट मैंने यहां पर सिर्फ फर्स्ट पॉइंट चेंज हुआ है कि जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो आपने सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग एलोकेट करना है और बाकी सारा पॉइंट सेम है।
बाकी दोनों पॉइंट सेम है। अब इसकी देखते हैं एग्जांपल जॉइंट कॉस्ट को। अब जॉइंट कॉस्ट तो वही है, चेक कर लो 5 लाख रुपीस। अब इसको एलोकेट कैसे करना है? अब देखो पहले पॉइंट में डिफरेंस है, वहां पर एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट था, यहाँ पर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। अब यहाँ पर इसका टेबल देखना आप ध्यान से। सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट कैसे आएगी? ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन कितनी थी, किस रेशियो में बांटनी है? सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, दिस इज द मेजर पॉइंट। तो सेल वैल्यू निकाल लेनी है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली 10,000 इंटू 70, और जो भी यूनिट्स थे उनको सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का जो रेट था मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। इसकी रेशियो में आपने ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है, ठीक है। अब टेबल देखो दूसरा, PQRS लिखा, आउटपुट दिखा दी, सेलिंग प्राइस, सेल वैल्यू वही हमने स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाली ले ली, बट ज्वाइंट कॉस्ट को इस रेशियो में एलोकेट करना है बस 5 लाख को, और ये प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया पॉइंट? वहां पर था कि इस रेशियो में डिवाइड किया था स्प्लिट ऑफ वाले पॉइंट पे, और यहां पर क्या है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाले सेल में हमने कॉस्ट को डिवाइड किया। ये पहले दो और सेकंड पॉइंट का आंसर आ गया, प्रॉफिट भी आ गया। अब आ गया थर्ड भी सेम है। थर्ड में हमने क्या करना है, सब कुछ सेम है, सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट की वैल्यू चेंज हुई है और प्रॉफिट चेंज हुआ है। सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट को हमने इस रेशियो में डिवाइड करके, ये वाली रेशियो देख चेक कर लो आप, ये वाली रेशियो में डिवाइड किया। दिस इज मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। नाउ नेक्स्ट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? ज्वाइंट कॉस्ट आर अ पोर्शन इन द रेशियो ऑफ द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। जितनी भी सेल वैल्यू है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली, उसमें से अगर फर्दर प्रोसेस कॉस्ट को लेस कर दोगे तो उस रेशियो में जो वैल्यू आएगी, उस रेशियो में आपने ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। देखो पूरा चैप्टर ज्वाइंट कॉस्ट के ऊपर है कि आपने ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है। और सुटेबिलिटी क्या है? दिस मेथड इज सुटेबल वेयर ऑल द ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आर सेपरेशन पॉइंट आर नॉट अवेलेबल। अब ये यहाँ पर ये हम देखते हैं कि जो मार्केट वैल्यू है, जहां से हम प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं, वहां पर उसकी मार्केट वैल्यू नहीं पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वही सेम है जो हमने अभी किया, सिर्फ यहां पर मैंने एक कॉलम डिलीट कर दिया, सेलिंग प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट। तो हमने सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। तो ज्वाइंट कॉस्ट बताओ कैसे आएगी, कैसे एलोकेट करोगे? ठीक है, ये लिखा है ना, ज्वाइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। तो पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेलिंग प्राइस आएगी, उसमें से आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगी उस रेशियो में आपने डिवाइड करना है। तो एक बार देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। ये तो ज्वाइंट कॉस्ट थी, अब चेक करो, ये लिखा सेल वैल्यू बनाई, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लिखी, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, और इस रेशियो में मैंने ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दिया, ठीक है, 5 लाख को एलोकेट कर दिया। बाकी पॉइंट सेम है। तो मेन पॉइंट था कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू में आपने कैसे करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल का मतलब क्या है? सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स कॉस्ट मेथड। तो रिवर्स कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है? पहले बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट क्या है? ज्वाइंट कॉस्ट आर अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ नेट वैल्यू ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो नेट वैल्यू कैसे आती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू? पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो ये रिवर्स कॉस्ट का ही ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आएगा, रिवर्स कॉस्ट मेथड का। तो कैसे आएगा? सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस कर दो एस्टिमेटेड प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट लेस करो, ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? दैट इंक्लूड आपके पास लगा लो ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है, प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मैं इसको इक्वल टू कर देता हूं, मतलब दैट इज ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है, प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस एनी सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग ओवरहेड, इसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। और इसमें से सेलिंग को लेस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, फर्दर को लेस किया, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। इस रेशियो में आपने ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। अगर ये मैं आपको पॉइंट अभी बताने वाला हूं, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसी को हम वैसे ज्वाइंट कॉस्ट ही कहते हैं। मेन पर्पस क्या होता है कि हमने ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी होती है, ठीक है। अब ये आ गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, इसको हम ज्वाइंट कॉस्ट ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये एग्जांपल समझना ध्यान से। हाँ जी, नेक्स्ट, इन प्रोसेसिंग अ बेसिक रॉ मटेरियल 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट PQR इंकर्ड अ ज्वाइंट कॉस्ट। कितनी है ज्वाइंट कॉस्ट? 5 लाख। तीनों की इकट्ठी है, हमें इंडिविजुअल नहीं पता P की कितना है, Q की कितनी है, R की कितनी है। तीनों की आउटपुट बताई हुई है 10,000, 20,000, 30,000, तीनों की सेलिंग प्राइस बताई हुई है।
तीनों की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बताई हुई है, ठीक है, और तीनों का प्रॉफिट परसेंटेज बताया हुआ है ऑन सेल्स, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। Assume that selling and expenses are portioned over the products as a percentage of cost of sale। अगर ये लाइन ना लिखी होती और अगर क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड आते तो हमने यहाँ पर तो लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल में, अदरवाइज हमने सेल की रेशियो में डिवाइड करना था, परसेंटेज ऑफ सेल, ये याद रखना पॉइंट। अगर क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड नहीं दिए और सेलिंग ओवरहेड हमारे बैलेंसिंग फिगर आती है तो हमने सेलिंग ओवरहेड को हमेशा परसेंटेज ऑफ सेल की रेशियो में डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन आता है कि ये लाइन ना भी लिखी हो, फिर कैसे पता चलता है कि सेलिंग ओवरहेड है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि ज्वाइंट कॉस्ट को बताओ कैसे एलोकेट करना है, तो इसकी एक एग्जांपल के थ्रू नेक्स्ट करते हैं। पहले देखो क्या लिखा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लिख दी, ये सेलिंग प्राइस थी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट था 10%, आप चेक कर लो, चाहे चेक करो, यहाँ पर लिखा है 10,000 30, 20,000 20, 30,000 इंटू 10, ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट आया था ये वाला। फिर आगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या था 10%, 20%, 30%, 10% ऑफ दिस, 20% ऑफ दिस, 30% ऑफ, ये आ गया 10 लाख, 20 लाख, ये क्या आया 8 लाख, ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई 8 लाख, दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। अब आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है, ये टोटल कॉस्ट लिखी मैंने, देखो चेक करो, ये मैंने टोटल कॉस्ट लिखी है, इसमें से मैंने लेस कर दिया फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग क्या थी, फर्दर प्रोसेसिंग को ध्यान से समझना, फर्दर प्रोसेसिंग था 10,000 इंटू 70, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 20,000 इंटू 6, 30,000 इंटू 2, कर लो कितना हो गया 70,000 प्लस 120 190 प्लस 60 250, तो 250 मैंने यहाँ पर लेस कर दिया, फर्दर प्रोसेसिंग लेस किया, और फिर मैंने लेस किया ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट आपको ऑलरेडी दी हुई थी 5,10,000। अगर बेटा ये याद रखना, दिस माइनस दिस माइनस दिस, अगर डिफरेंस बचता है तो हम उसको कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर ये डिफरेंस नहीं आता, निल आता है, तो हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निल है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये 40,000 हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, ये कैसे निकाली है वो मैंने आपको बता दिया, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। 40,000 आ गया। अब वो क्या कहा था, कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर बेस है, तो हमने 40,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर देना है, कॉस्ट ऑफ सेल की रेशियो में, तो ये आ जाएगा 13,500, 16,000, 10,500। लेस किया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस किया, तो ये डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस आपकी ज्वाइंट कॉस्ट आ गई कि P का 1,86,500 है, Q का 1,84,000 है, और R का 1,39,500, दिस इज कॉल्ड 5,10,000। जो हमने ये ज्वाइंट कॉस्ट थी, हमने उनको एलोकेट कर दिया कि किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी ज्वाइंट कॉस्ट है। एंड दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने 2 पॉइंट बताए हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कैसे निकालना है। अगर डिफरेंस मतलब सेल टोटल कॉस्ट में फर्दर और ज्वाइंट को लेस करते हैं, अगर डिफरेंस ज्यादा बचता है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, अगर नहीं है तो निल, ठीक है, तो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को निल अज्यूम करना है। सो थैंक यू वेरी मच।